स्कूल प्रांगण में प्रवेश करने का एकमात्र यही रास्ता था। पिछली रात जोरदार बारिश की वजह से पूरा रास्ता टूट चुका था। रास्ते पर पानी भर जाने की वजह से सभी को इस रास्ते से अंदर जाने में परेशानी हो रही थी। बच्चों को छोड़ने आए पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से संभल कर अंदर दाखिल हो रहे थे। ऐसे में उस युवती की एक्टिवा उसी रास्ते पर बंद पड़ गई। अंदर जाने और बाहर निकलने वाले लोगों ने हॉर्न बजा बजा कर उसे परेशान कर दिया। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जब उसकी एक्टिवा चालू नहीं हुई तो वह परेशान हो उठी। परेशानी के साथ साथ लोगों की बढ़ती भीड़ देखकर उसकी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। अंततः हार कर एक्टिवा से उतरकर वह उसे धक्का देकर एक साइड ले जाने का प्रयत्न करने लगी। तभी पीछे से वह युवक आया और पीछे की ओर से उसकी एक्टिवा को धक्का देने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक क्षण के लिए उसके आगे बढ़ते कदम वहीं थम गए। तभी लोगों की आवाज़ें और हॉर्न का लगातार बढ़ता शोर सुनकर उसने जोर लगाकर अपनी एक्टिवा साइड पर खड़ी कर दी। वह युवक कुछ देर उसे देखता रहा, फिर पीछे से अपने 7 वर्षीय बेटे की आवाज़ सुनकर अपनी बाइक लेकर वह स्कूल प्रांगण में दाखिल हो गया। अपने बच्चे को अंदर छोड़ने के बाद उसने अपनी बाइक उसकी एक्टिवा के पास लाकर खड़ी कर दी और उस युवती के अंदर से वापस आने का इंतज़ार करने लगा। इतने में बारिश फिर से शुरू हो गई और उसका वहाँ और अधिक खड़े रहना मुश्किल हो गया। आते जाते लोग उसे वहाँ बारिश से भीगता हुआ देख अचरज भरी नज़रों से देखे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में वह पूरी तरह से भीग चुका था। उसके वापस आने के आसार नज़र नहीं आते। मायूस होकर वह अपने घर की ओर रवाना हो गया। आप बेकार ही मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं। धैर्य को 2 दिन स्कूल न भेजने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। उसके घर में दाखिल होते ही उसे पूरी तरह से भीगा हुआ देख उसकी पत्नी ने परेशान होते हुए कहा, बच्चों को शिष्ट बचपन से ही सिखाया जाता है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तो हूँ ना। ऐसे में मेरा घर पर रहना ही ठीक है। नौकरी तो सारी उम्र करनी ही है। उसने शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, बड़े ज़िद्दी हो तुम। चलो अब भीग ही गए हो तो लगे हाथ नहा भी लो। मैं तब तक चाय बना देती हूँ। उसके हाथ से शर्ट लेते हुए उसने कहा, तुम आराम कर सको इसी वजह से ऑफिस से छुट्टी ली है। चाय मैं नहाकर बना लूँगा, तुम आराम करो। कहते हुए वह बाथरूम में चला गया। अपने बेटे को स्कूल से वापस लाते वक्त उसकी आंखें उस युवती को ही ढूंढ रही थीं, पर वह उसे कहीं नज़र नहीं आई। यूँ तो बेटे को स्कूल छोड़ने और वापस लाने की जिम्मेदारी उसकी पत्नी के हिस्से आती थी, पर कल रात से उसकी तबीयत खराब होने से वह ही इस जिम्मेदारी को निभा रहा था। आज अचानक उत्तरा को स्कूल के पास पाकर लगभग भुला दी गई पुरानी यादें उसके जहन में फिर से ताज़ा हो गईं। बड़ी मुश्किल से उत्तरा को भुलाकर नलिनी से शादी कर वह अपनी ज़िंदगी से समझौता कर पाया था। शादी के बाद नलिनी के संग 2 साल सहजीवन गुजारने के बाद फिर वह उसे प्यार भी तो करने लगा था। पिछले 9 सालों में उत्तरा उसका अतीत बंद उसकी स्मृति से दूर हो चुकी थी। दोपहर को नलिनी और धैर्य के सो जाने के बाद उसने अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट की फ़ाइल निकाली। इस फाइल में उसने उत्तरा के प्रेम पत्र सहेज कर रख रखे थे। अपने अतीत के प्रेम पत्रों को छिपाने की यही एक सुरक्षित जगह उसके पास थी। वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि नलिनी कभी भी इस फाइल पर नज़र नहीं डालेगी। वैसे भी एक पत्नी के लिए उसके पति के एकेडमिक सर्टिफिकेट हमेशा किसी भी आशंका के दायरे से दूर ही रहते हैं। उत्तरा का आखिरी बार लिखा गया छोटा सा पत्र निकालकर वह अपने अतीत को कुरेदने लगा। मैं जानती हूँ पत्र पढ़कर तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी पिछले पत्र का भी तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तो नाराज़ तो तुम अब भी हो मुझसे तुम्हारी यह नाराज़गी शायद अब जीवन पर्यंत बनी रहेगी। मैं अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जिससे उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। अगले महीने मेरी सगाई होने वाली है और दिवाली के बाद शादी भी हो जाएगी। तुम्हारा प्यार कभी भी भुला नहीं पाऊंगी, पर सामाजिक बंधनों के चलते तुम्हें स्वीकार न कर पाने का अफसोस सदैव भी बना रहेगा। मुझे बेवफा मानकर भूल जाना और कहीं और शादी कर
मेरे हिस्से का प्यार उस खुशनसीब लड़की को समर्पित कर देना। सदैव तुम्हारी, उत्तरा। जिस दिन मयंक को उत्तरा का पत्र मिला, उस दिन मानो उस पर बिजली गिर पड़ी। वह अब तक उम्मीद लगाकर बैठा था कि उत्तरा अपने मम्मी पापा को मना लेगी। उत्तरा के संग सहजीवन को लेकर उसने कई सपने देख डाले थे और उन सपनों की साक्षी स्वयं उत्तरा भी तो थी। बतौर अकाउंट असिस्टेंट जब उसने दयाल एंड सन्स फर्म को ज्वाइन किया, तब उत्तरा वहाँ रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत थी। नौकरी का स्थल अपने घर से 60 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में होने से उसे रोज़ 2 घंटे आने जाने का सफ़र करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। पर फिर धीमे धीमे उत्तरा से परिचय होने पर यह बात उसके लिए गौण हो गई। उत्तरा पहली नज़र में ही उसके मन में बस गई। गोल भरावदार चेहरा, काले लंबे रेशमी बाल, बड़ी बड़ी आँखें और उनमें समाई चंचलता उसकी आँखों को बिना कुछ कहे सुने भा गईं। स्वभाव से वाचाल होने से अपने मन की बात उत्तरा के सामने जाहिर करने में उसे देर नहीं लगी। लंच के वक्त हंसी मजाक करते हुए उस दिन स्नेह ने उसे चैलेंज फेंकते हुए कहा, मयंक, अगर तू सच्चा मर्द है तो आज सभी को बता दे कौन सी हसीना तेरे दिल पर कब्जा किए हुए है। पिछले 6 महीनों के दौरान अपने साथ काम करते स्नेह के साथ उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। स्नेह उसकी हर एक बातों से वाकिफ था। अबे साले, नौकरी से निकलवाएगा क्या? मयंक ने स्नेह को आंखें दिखाते हुए कहा। भोला मत बन, तू हमें बताए या ना बताए, हमें पता है हमारी होने वाली भाभी कौन है। मेरे बाप, तू चुप कर, उसने अगर सुन लिया तो कंप्लेन कर देगी, मयंक ने आजू बाजू नज़र डालते हुए कहा। कैंटीन में उन दोनों के अलावा उनसे एक टेबल छोड़ उत्तरा कुछ महिला सहकर्मियों के संग बैठी थी। बाकी के लोग खाना खाकर जा चुके थे। मयंक और इसने जानबूझकर उत्तरा के लंच टाइम के साथ अपना लंच टाइम सेट करते थे। कौन? कोई भी तो नहीं है यहाँ, स्नेह ने इधर उधर देखते हुए कहा। उधर पीछे देख, उत्तरा यहीं बैठी है, मयंक ने कहा। कौन? उत्तरा भाभी, स्नेह ने जानबूझकर इतने ऊंचे स्वर में कहा कि उत्तरा सुन सके। उत्तरा ने सुना भी और मयंक की ओर मुस्कुराकर नज़रें झुका लीं। देखा, आग उधर भी लगी हुई है, तेरी तो निकल पड़ी यार। सारा नज़ारा देखते हुए स्नेह ने धीमे से मयंक से कहा। इस घटना के बाद मयंक ने खुले दिल से उत्तरा के सामने प्रेम का इकरार कर लिया। ऑफिस के अलावा दोनों का बाहर मिलना कम ही हो पाता था। उत्तरा रोज़ ठीक 6 बजे ऑफिस से निकल जाती, पर मयंक अकाउंट डिपार्टमेंट में होने से अक्सर देर से ही निकल पाता। लंच टाइम में दोनों कभी कभी बाहर निकल जाते और अपने प्यार की नींव पर सजाए जाने वाले भविष्य की बातें किया करते। उस दिन ये दोनों लंच लेकर उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे, तभी किसी काम से उस ओर आए उत्तरा के भाई की नज़र उन दोनों पर पड़ी। किसी भी भाई के लिए उसकी बहन का किसी अनजान पुरुष के साथ यूँ हाथों में हाथे डाल घूमते देखना असहनीय होता है। उस शाम उत्तरा के घर पर उसका मयंक के साथ प्रेम प्रकरण उजागर हो गया। उत्तरा रूढ़वादी राजपूत परिवार से थी, जबकि मयंक कुलीन ब्राह्मण परिवार से संबंध रखता था। उत्तरा के पिता अपने समाज के आगे वालों में से एक थे और पूरी जाति में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता था। अपनी बेटी का किसी अन्य जाति के लड़के के साथ संबंध उनकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह था। वे किसी भी कीमत पर अपनी प्रतिष्ठा धूलमिल नहीं होने देना चाहते थे। इसी से उस दिन उन्होंने उत्तरा को उसके मयंक के साथ के संबंध का यहीं अंत ला देने के लिए समझाने की कोशिश की। जवाब में उत्तरा मौन ही रही। उसके मौन को उन्होंने उसकी सहमति मानकर बात को वहीं ख़त्म कर दिया। मात्र 8 महीनों में ही उनके प्रेम को जातिवादी का ग्रहण लग गया। उत्तरा का अब ऑफिस से बाहर मयंक से मिलना लगभग बंद ही हो गया। उस शाम मयंक ने ऑफिस से छूटने के बाद काफ़ी आग्रह और मिन्नतें कर उत्तरा को बस स्टैंड तक अपने साथ चलने को मना लिया। बस स्टैंड उत्तरा के घर के रास्ते के बीच में ही पड़ता था, तो मयंक को वहाँ तक साथ देने में उसे वैसे कोई आपत्ति नहीं थी, पर उसे डर था कि कहीं उसका भाई या भाई के दोस्त उसे मयंक के साथ न देख लें। मयंक ने सोचा था कि बस स्टैंड तक उत्तरा के साथ होने से वह उससे बात कर शादी के लिए मना लेगा,
पर उसके बाद छेड़ने से पहले ही उत्तरा के भाई ने सामने से आकर दोनों को रोक लिया। अपने भाई को यूं अचानक बीच रास्ते में देख उत्तरा सहम गई। उसकी गुस्से से लाल हुई आंखों से इशारा पाकर उत्तरा मैंग को वहाँ अकेला छोड़कर आगे निकल गई। उसने मैंग की कॉलर पकड़कर उसे सख्त शब्दों में उत्तरा से फिर कभी न मिलने की हिदायत देकर छोड़ दिया। इस घटना के बाद मैंग फिर कभी उत्तरा से नहीं मिल पाया। अगले ही दिन से उत्तरा का ऑफिस आना बंद हो गया। उत्तरा किसी न किसी तरीके से पत्र के द्वारा मैंग को अपनी प्रेम भरी संवेदनाएं पहुंचाती रहती। उसके प्रेम से भरे पत्र धीरे धीरे उसकी बेबसी को व्यक्त करने लगे और उसके लिखे इस पत्र के साथ ही उसकी प्रेम कहानी पर विराम लग गया। तभी बेडरूम से कुछ आहट उसके कानों में पड़ते ही उसने उस पत्र को वापस फाइल में रख दिया। अगले दिन नलिनी की तबीयत ज़्यादा खराब होने से अपने बेटे को स्कूल छोड़ आने के बाद वह उसे लेकर पास के ही एक प्राइवेट अस्पताल में चेकअप के लिए ले गया। संजोग बार बार उसके अतीत को उसके सामने लाकर खड़ा कर दे रहे थे। वहाँ रिसेप्शन डेस्क पर उत्तरा को पाकर वह ठिठक गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि पिछले 8 वर्षों से इसी शहर में रहने के बावजूद कभी भी उत्तरा से उसकी मुलाकात नहीं हुई और अब अचानक ऐसा क्या हो गया जो उत्तरा बार बार उसके सामने आ रही है। अपने आप को संयत कर नलिनी का चेकअप करवाकर वह वहाँ से निकल पड़ा। आज उत्तरा को फिर से देखकर उसके मन में खलबली मच गई। समय मिलते ही उसने अस्पताल के नंबर पर फ़ोन कर उत्तरा से एक बार बात कर लेने का मन बना लिया। हेलो, स्पर्श हॉस्पिटल, हाउ मे आई हेल्प यू सर? फ़ोन लगाते ही सामने से सुनाई देता स्वर पहचानने में उसे क्षण भर की भी देर नहीं लगी। जी, क्या मैं उत्तरा जी से बात कर सकता हूँ? औपचारिकता बस उसने पूछा। मैंग, उत्तरा ने भी उसकी आवाज़ पहचानने में भूल नहीं की। उत्तरा, मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ मना मत करना, मैंग ने साफ साफ शब्दों में कहा। नहीं मैंग, हम दोनों ही अलग अलग राहों पर काफ़ी दूर जा चुके हैं। अब जानबूझकर ना मिलने में ही हमारी भलाई है। प्लीज़ एक बार उत्तरा, जब संजोग यूँ अचानक इतने वर्षों बाद हमें आमने सामने ला रहे हैं तो कुछ तो संकेत होगा इसके पीछे, मैंग ने आग्रह किया। जवाब में उत्तरा चुप रही। सिर्फ एक बार तुमसे मिलकर जब तक एक बार बात नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। ठीक है, कल सुबह जब मैं पिंकी को स्कूल छोड़ने आऊँगी उसी वक्त मिल लेना। उत्तरा जानती थी मैंग जब तक उसके मुंह से हाँ नहीं कहलवा लेगा तब तक फ़ोन नहीं रखेगा। नलिनी अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी, पर अगली सुबह नलिनी को आग्रहपूर्वक आराम करने की हिदायत देकर धैर्य को लेकर वह स्कूल की ओर निकल गया। उत्तरा स्कूल गेट के बाहर ही खड़ी थी। धैर्य को अंदर छोड़ने के बाद उत्तरा के पास आकर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी। कुछ देर दोनों ही एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। फिर मैंग ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं 8 साल से इसी शहर में हूँ, पर पहले कभी भी तुमसे मुलाकात नहीं हुई। शादी के बाद तो तुम दिल्ली चली गई थी ना? पिछले 6 महीने से यहीं हूँ, कहते हुए उत्तरा के चेहरे पर एक उदासी छा गई। तुम यहाँ नौकरी कर रही हो, सब कुछ तो ठीक है ना? मैंग उत्तरा को लेकर अपने मन में चल रही सारी जिज्ञासाओं को ख़त्म कर देना चाहता था। तलाक हो जाने के बाद अपनी बेटी को लेकर इसी शहर में रह रही हूँ। उत्तरा ने कुछ भी छुपाना ठीक नहीं समझा। ये क्या कह रही हो उत्तरा तुम? ये अब कैसे हो गया? सच्चाई जानकर मैंग दुखी हो गया। मैंग, आते जाते लोग हमें ही देख रहे हैं। वैसे भी मुझे देर हो रही है, 9 बजे अस्पताल पहुंच जाना पड़ेगा। मैंग की बात सुनकर उत्तरा ने कुछ असहज होते हुए कहा और एक्टिवा लेकर वहां से चली गई। उत्तरा के बारे में जानकर मैंग और भी व्यथित हो गया। अपने जिस अतीत को पीछे छोड़ अपने जीने की एक अलग ही वजह बना ली थी, आज वही अतीत उसके वर्तमान के सामने आकर उसे उलझा रहा था। वह उत्तरा की हर संभव मदद करना चाहता था। अब आए दिन नलिनी से अतिशय प्यार जताकर मैंग की धैर्य को स्कूल छोड़ने जाने लगा। इसी बहाने वह उत्तरा से 2 घड़ी बातें करने का मौका ढूंढ लेता। नलिनी मैंग के स्वभाव में अचानक आए परिवर्तन को देखकर खुश थी। मैंग नलिनी की छोटी से छोटी ज़रूरतों का बड़ी ही सावधानी के साथ ध्यान रखने लगा था।
शादी के 8 सालों बाद मैं मैंग को अपने प्रति प्यार व्यक्त करते देख रही थी। उत्तरा से मिलने के बाद से उसकी जीने की दिशा ही बदल गई। मैंग अच्छी तरह से समझता था कि नलिनी से उत्तरा के बारे में छिपाकर वह उसे धोखे में रख रहा है, पर उसके अतीत का प्यार वर्तमान पर हावी हो रहा था। उस दिन दोपहर को खाने के वक्त पर जब वह घर आया तो उत्तरा को अपने घर में मौजूद पाकर वह सकपका गया। वह कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करता उससे पहले ही नलिनी ने जैसे उसे असमंजस की स्थिति से उबार दिया। ये उत्तरा है, मेरी नई सहेली। इनकी बेटी पिंकी और धैर्य एक ही क्लास में है। इनकी एक्टिवा चालू नहीं हो रही थी। मैकेनिक को बताया तो 1 घंटे के बाद आने को कहा। मैं आग्रह कर इनको घर ले आई। बहुत ज़िद्दी हैं, बड़ी मुश्किल से मेरे साथ आने को तैयार हुई। मैंग के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ गई। वह कुछ बोलने ही जा रहा था कि धैर्य के पीछे पिंकी अंदर से दौड़ते हुए आई। मैंग को देखकर वह खुशी से उछल पड़ी। अंकल, ये आपका घर है? कितना बड़ा है? हाँ, पिंकी के सिर पर हाथ फेरते हुए मैंग ने कहा। अब आप संडे को जब मुझे और मम्मी को गार्डन में घुमाने ले जाओ तो प्लीज़ धैर्य और आंटी को भी ले आना, बड़ा मज़ा आएगा। नन्ही पिंकी की बात सुनकर मैंग घबरा गया। वह नन्ही और धैर्य के हिस्से के कई रविवार उत्तरा और पिंकी पर न्यौछावर कर चुका था। उसने एक नज़र नन्ही पर डाली। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अपनी सफाई किस तरह से दे। उत्तरा इस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाई और पिंकी का हाथ पकड़कर घर से बाहर जाने लगी। उत्तरा को इस तरह जाते देख हड़बड़ाहट में उसके कदम उसके पीछे जाने को उठे, पर फिर नलिनी का ख्याल आते ही उसने अपने पर संयम रखकर अपने आप को रोक लिया। नलिनी उसे घूर रही थी, पर वह उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। रुक जाओ उत्तरा। तभी नलिनी की आवाज़ सुनकर मैंग और उत्तरा दोनों चौंक गए। धैर्य, पिंकी को अपने कमरे में ले जाकर तुम्हारे नए खिलौने दिखाओ। नलिनी की बात सुनकर दोनों बच्चे चहकते हुए अंदर चले गए। मैंग, क्या है ये सब? नलिनी के स्वर ने कमरे में छाए मौन को तोड़ते हुए पूछा। उस दिन जब धैर्य को स्कूल छोड़ने गया था तब पहली बार लगभग 8 साल बाद उत्तरा को फिर से इस शहर में देखा। मैंग ने सच्चाई बयान करते हुए कहा और पास ही रखे सोफे पर बैठ गया। उत्तरा अपराधी की भांति वहीं दरवाजे के पास खड़ी रह गई। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, ये बात अब तक क्यों छुपाए रखी तुमने मुझसे? नलिनी के स्वर में रोष था। मुझे डर था कि तुम सब कुछ जानकर न जाने कैसे रिएक्ट करोगी। वैसे भी शादी हो जाने के बाद उस बात पर पूर्ण विराम ही लग चुका था, तो उसे कुरेद कर यादों में जीकर तुम्हारे संग अन्याय नहीं करना चाहता था मैं। मैंग ने अपनी बात पूरी की। मैंग, ईश्वर ने भले ही पुरुष को स्त्री से ज़्यादा बलवान बनाया है, पर स्त्री को भी एक शक्ति दी है जिसके जरिए वे अपने पुरुष साथी के मन में उठते भावों को उसके व्यक्त किए बिना ही जान सके और वह धोखा ना खा सके। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंग नलिनी के कहने का मतलब नहीं समझ सका। तुम्हारे साथ 7 फेरे लेकर इस घर में तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूँ मैं। क्या कमी रह गई मैंग मेरे प्यार में? तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि अपने मन की बात मुझसे कह सको। क्यों तुम अपने अतीत की बातें मुझसे छिपा गए? नलिनी, सच कहूँ तो तुम्हारी जैसी पत्नी को पाना मेरा भाग्य ही है। तुम्हें पाने के बाद मैं अपनी पिछली ज़िंदगी पीछे छोड़ आया था, पर फिर बरसों बाद उत्तरा से मिलकर उसके बारे में सब पता चला तो मैं खुद को उसका गुनहगार समझने लगा। उससे तलाक का कारण कुछ हद तक मैं ही रहा हूँ। पीछे छूट चुकी हमारी प्रेम कहानी उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में शंका के दायरों से गुजरते हुए तलाक तक पहुँच गई। मैं कुछ नहीं चाहता उत्तरा से, बस उसे थोड़ी खुशी दे देना ही मेरा उद्देश्य था, उससे बार बार मिलने का। मैंग ने खड़े होकर खिड़की के पास जाते हुए कहा। मैंने तुम्हें अपने पूरे मन से ही प्यार किया है मैंग, पर मुझे हमेशा ही तुम्हारे प्यार में कुछ कमी नज़र आई, क्योंकि तुम्हारा प्यार बटा हुआ था उत्तरा और मेरे बीच। तुम्हारे और उत्तरा के प्रेम पत्र में काफ़ी पहले ही पढ़ चुकी थी। माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए, पर शादी के बाद तुम्हारी घुटन और बेबसी मुझसे छिपी ना रह सकी। इसी से मुझे तुम्हारा अतीत कुरेदना पड़ा था, नलिनी ने विस्तार से बोलते हुए कहा। मुझे सब पता था,
फिर भी नलिनी की बात सुनकर मयंक आगे कुछ न बोल पाया। हाँ, स्त्री अगर कुछ बोले ना तो इसका मतलब यह तो नहीं कि वह अनजान है। शादीशुदा स्त्री कुछ कड़वे घूंट अपनी गृहस्थी की खातिर ही सहन कर जाती है। तुम्हारे मन में अब भी उत्तरा के लिए चाहत है ना? ये तुम कैसी बात कर रही हो नलिनी? नलिनी की बात सुनकर मयंक सकपका गया। मेरे प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या ना में ही हो सकता है मयंक। नलिनी मन ही मन शायद एक फैसला ले चुकी थी। झूठ नहीं बोलूँगा, हाँ मैं अपने पहले प्यार की दास्तान पीछे ही छोड़ आया था, पर फिर अचानक ही उतरा। ठीक है मयंक, स्त्री पुरुष के नाम बिना के संबंध हमेशा ही बदनाम हुए हैं समाज में। इस संबंध को कोई नाम दे पाओगे? अपना पाओगे उत्तरा और पिंकी को? मयंक की बात पूरी होने से पहले ही नलिनी ने लगभग फैसला सुनाते हुए कहा। नलिनी, ये क्या कह रही हो तुम? मयंक घबरा गया। तुम्हारी घबराहट ही कह रही है कि तुम समाज और दुनिया से डरते हो। अगर उस वक्त डरे नहीं होते तो आज हम तीनों यूं अधूरी ज़िंदगी नहीं जी रहे होते। मयंक, मैं जानती हूँ तुम्हारे इरादे नेक हैं, पर उत्तरा से चोरी छुपे मिलने से तुम अपने आसपास शंका की एक दीवार खड़ी कर रहे हो। बेहतर यही होगा कि तुम इस रिश्ते को एक नाम दे दो। नलिनी की बात सुनकर मयंक की घबराहट और भी बढ़ गई। उत्तरा इस परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तुम उत्तरा को दुनिया के सामने अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकते, पर मैं तो कर सकती हूँ ना। मयंक और उत्तरा नलिनी के कहने का मतलब समझ पाते इससे पहले ही उसने उत्तरा का हाथ थामकर उसे अपने पास लाते हुए कहा। उत्तरा आज से मेरी बहन हुई। तुम बेशक मिलोगे उत्तरा से पिंकी को एक खुशहाल ज़िंदगी देने के लिए। तुम्हें हर संभव प्रयत्न करने की छूट है, पर वादा करो तुम आइंदा मुझसे कुछ भी छिपाकर नहीं रखोगे। नलिनी की बात सुनकर उत्तरा की आंखों में आंसू आ गए। नलिनी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हें। अजीब सी पत्नी हो तुम। पत्नी हमेशा अपने पति को अधिकार की भावना से बांध कर रखती है, पर तुम तो मुझे खुली छूट दे रही हो। मयंक के चेहरे से घबराहट दूर हो चुकी थी। तुम मुझे अभी भी नहीं समझ पाए मयंक। प्यार को बांधने से वह एक दायरे में सिमट कर रह जाता है और फिर घुटन भरी जिंदगी के अतिरिक्त कुछ भी हासिल नहीं होता। बेहतर है प्यार बहता रहे। नलिनी ने भावुक होते हुए कहा। हाँ, और मैंने तुम्हें खुली छूट नहीं दी है। तुम मेरी बहन से मिलोगे ज़रूर, पर अकेले कतई नहीं। मैं और धैर्य भी साथ होंगे। नलिनी ने मुस्कुराते हुए मयंक के नज़दीक जाते हुए कहा। अच्छा, पर अगर अकेले मिल भी लिया तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? मयंक ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। तुम पर पूरा विश्वास है मयंक, तुम ऐसा अब कभी नहीं करोगे। कहते हुए नलिनी ने उसके कंधे पर सिर रख लिया।